मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कानून और व्यवस्था प्रशासन। कानून और व्यवस्था प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन समय से ही राज्यों के अस्तित्व के साथ से ही अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य के कार्य जब सीमित होते थे, अर्थात जिसे पुलिस राज्य के नाम से भी जाना जाता था, तो उस पुलिस राज्य में जो राज्य के कार्य होते थे वो कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होते थे, जिसमें राज्य के द्वारा जो अपराध होते थे उनको रोकने का काम किया जाता था। इसी के साथ साथ जो व्यवस्था होती थी उस व्यवस्था को भी बनाए रखना होता था। जो आंतरिक व्यवस्था होती थी उस आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य होता था, और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना। अगर किसी राज्य पर दूसरे राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का आक्रमण किसी भी समय पे किया जाता है, तो यह राज्य का दायित्व होता था कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। और इसी के साथ साथ जो राज्य का एक और प्रमुख उद्देश्य था वह था न्याय सुनिश्चित करना, कि राज्य में हर नागरिक को न्याय प्रदान किया जाए, न्याय सुनिश्चित किया जाए, और इसके द्वारा राज्य के लिए निरंतर प्रयास किए जाते थे। तो अगर इस प्रकार से राज्य की भूमिका का उल्लेख हम प्रारंभ से करें तो ये प्रमुख कार्य राज्यों के द्वारा किए जाते रहे हैं। वर्तमान में जब राज्यों के कार्य जो है वो बहुत अधिक बढ़ गए हैं, या हम कहें कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप जो राज्यों की प्रकृति, स्वरूप, कार्य, भूमिकाओं में अंतर आया है, उसमें बहुत सारे कार्य अब राज्य के पास हैं जो कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य के द्वारा किए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण है वह है कि व्यवस्था बनाए रखने का काम, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम जहां प्रारंभ में राज्यों के द्वारा किया जाता था, वह भूमिका आज भी राज्यों के द्वारा ही निभाई जाती है। अर्थात किस प्रकार से राज्यों में कानून और व्यवस्था बनी रहे जिससे लोगों के अधिकार सुरक्षित रहे, अपराधों घटित न हो पाए, और इसी के साथ साथ जब व्यवस्था बनी रहेगी तो विकास के कार्यक्रमों की गति भी अपने आप ही बढ़ जाएगी, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो विकास भी तीव्र गति से होगा। ऐसे स्थिति में जहां पर व्यवस्था नहीं है, डिस्टरबेंस है, अव्यवस्था की स्थिति है, कानून का शासन नहीं है, तो वहां पर विकास की अपेक्षा करना भी बेमानी हो जाता है। तो इन संदर्भों में जहां पर पुलिस राज्यों के दौरान इस प्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी, वहीं लोकतांत्रिक राज्यों के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति और महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत में यदि हम कानून और व्यवस्था प्रशासन की बात करें तो भारत में भी यह महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत स्वतंत्रता के पश्चात एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करते हुए राज्य के द्वारा बहुत सारे कार्यों को निर्वाह किया जाता है या संपादित किया जाता है। तो इन संदर्भों में जो भारत का स्वतंत्रता से पूर्व का परिप्रेक्ष्य है और स्वतंत्रता के पश्चात का परिप्रेक्ष्य है, उन दोनों में एक अंतर पाया जाता है। जहां पर स्वतंत्रता से पूर्व राज्य के कार्य सीमित हैं, उसका दायरा सीमित है, उसकी प्रकृति भिन्न प्रकार की है, वहीं स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप, राज्यों के कार्यों में वृद्धि के स्वरूप, और उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से नवीन प्रशासन की आवश्यकता है, भिन्न प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता
आवश्यकता है, तो इन संदर्भों में दोनों में अंतर किया जा सकता है। परंतु ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की यदि हम बात करें, क्योंकि जो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जिस प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर जो ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत की विशेषताएं रही हैं, उनका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर हम कहें, जिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आरंभ लॉर्ड वेलेजरी और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आरंभ किया गया था, वो वर्तमान में भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला हैं। अर्थात उस प्रशासनिक व्यवस्था का, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव हमारे स्वतंत्रता के पश्चात भी था और वर्तमान तक भी हम उस प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जो ये ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत को एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था मिली थी जो सक्षम थी, जो दक्ष थी, समर्पित थी और इस तरीके से अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने में बहुत ही, हम कहें कि वह पारंगत थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारतीयों को स्वतंत्र होने के पश्चात मिली थी। यह वो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के लिए या उनके द्वारा जो राजनीतिक लक्ष्य रखे जाते थे, उनको प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता के आधार पर, दक्षता के आधार पर, पारंगता के आधार पर, योग्यता के आधार पर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का का साधन बनती थी और राजनीतिक लक्ष्य इस प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा ही प्राप्त किए जाते थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो जो हमारे परिदृश्य में परिवर्तन आया, हमारा राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित हुआ, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। हमने जो संविधान स्वीकार किया, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ संसदात्मक संघात्मक व्यवस्थाओं को लिए मौलिक अधिकारों की बात करते हुए व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की हमने अवधारणा को स्वीकार किया है। तो जब इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है, तो यह एक परिवर्तित दृष्टिकोण या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमारे समक्ष जो हमें दिखलाई देता है। जब स्वतंत्रता के पश्चात की जो व्यवस्था है, उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी, उसकी योग्यता को, उसकी उपयोगिता को, जो उस समय पर जो हमारे राजनीतिक नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके द्वारा भी उस प्रशासनिक क्षमता को, दक्षता को स्वीकार किया गया था कि उनका मानना था कि अगर इस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था जो ब्रिटिश विरासत में हमें मिली है, अगर ये हमारे पास ना होती, तो निश्चित रूप से एक अराजकता की स्थिति हो जाती। क्यों? क्योंकि जो बंटवारे के दौरान की, उसके पश्चात की जो परिस्थितियां हैं, वो निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण रही थी। तो ऐसे परिस्थितियों में ये जो दक्ष प्रशिक्षित मशीनरी थी, प्रशासनिक क्षमता लिए हुई थी, उसके द्वारा जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया गया था, वो निश्चित रूप से उन नेताओं के द्वारा स्वीकार किया गया था। अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो संविधान में उन्होंने कहा था, उन्होंने तो प्रशासकों के बारे में इतना तक कहा था कि ये जो प्रशासक हैं, वे अपने जो उनका वजन है कि सोने के मूल्य के बराबर है। अर्थात उनकी जो योग्यता है, उनकी जो क्षमता है, उसे उनके वजन सोने के मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ था। और क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने उस दौरान प्रशासनिक चुनौतियों को थी उनका सामना किया था, और जिस प्रकार से कार्य किया था, वो निश्चित रूप से दक्ष थी, प्रशिक्षित थी। क्योंकि जहां पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, या हम कहें जो आंदोलन था, राष्ट्रीय हमारा स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन था, जहां पर इन नेताओं के द्वारा उस प्रशासनिक मशीनरी की आलोचना भी की गई थी, वहीं पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत में स्वतंत्र हुआ, तो उस प्रशासनिक मशीनरी ने जिस प्रकार से तटस्थता के साथ अपने कार्यों को निभाया, स्वतंत्रता के पश्चात जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनको प्राप्ति करने के लिए प्रयास
किए, अपनी भूमिका का निर्वाह किया, तो उससे प्रभावित होकर उनकी भूमिका को जो हमारे ये नेता थे उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज थी वह थी कि कानून और व्यवस्था की इस प्रशासन की बात, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विविधता लिए हुए है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के जाति के, धर्म के, क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए लोग रहते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर जो भारतीय समाज है वो विजातीयता लिए हुए है, एक भिन्न प्रकार की विशेषताएं लिए हुए है जो भारत को एक विशेष स्थान प्रदान करती हैं, विशेष प्रकार का दर्जा दिलाती हैं। तो इस प्रकार के भारतीय समाज की विशेषता है। जो कानून और व्यवस्था प्रशासन है ये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि कानून और व्यवस्था दोनों एक दूसरे के हम कहें पूरक हैं। पूरक का अर्थ है कि अगर व्यवस्था बनी रहेगी तो कानून अपने आप बेहतर तरीके से लागू हो जाएंगे, और अगर कानून लागू होते रहेंगे सही प्रकार से तो व्यवस्था भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार जो ये एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभाते हैं, और एक दूसरे की जब हम साथ रहकर इनका अर्थ और परिभाषा की दृष्टि से बात करते हैं तो यह वह व्यवस्था है जहां पर कि राज्य के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, कानूनों का क्रियान्वयन करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो संस्थाओं का गठन किया जाता है, उनके माध्यम से राज्य में शांति और व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें भिन्न भिन्न समय पर यह देखा जाता रहा है कि समय समय पर विभिन्न कारणों से इस कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुनौती मिलती रही है, या ये समय समय पर भिन्न कारणों से हम कहें इसमें व्यवस्था जो है उसमें हम चुनौती मिलती रही है उसको। तो ये जो अव्यवस्था की स्थिति बनी है जिसमें कानून का पालन नहीं है और अव्यवस्था है, ये क्यों बनकर आती है उसको सोचने का विषय है। क्योंकि जब हमारे पास में इस प्रकार की जो प्रशासनिक मशीनरी है जो योग्यता के आधार पर चुनकर आती है, योग्यता के आधार पर होती है, दक्ष होती है, प्रशिक्षित होती है, सक्षम होती है, तो इस प्रकार की मशीनरी के रहते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ जाती है, उसके पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण रहते हैं। यद्यपि जो भारत में व्यवस्था है, जो विशेषताएं हैं, जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत की विशेषताएं हैं, तो जहां पर हमें ये विशेषताएं सकारात्मक रूप में मिली हैं कि वो दक्ष प्रशिक्षित मशीनरी है, सक्षम है, वहीं जो मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति भी विरासत में मिली है, तो वो मनोवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत जाती है। अर्थात जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासन से और विशेषकर पुलिस प्रशासन से, क्योंकि पुलिस प्रशासन सरकार का वह भाग है, प्रशासन का वह भाग है जो जनता के सबसे करीब रहता है और सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे नजदीक रहने के कारण या जनता और सरकार के मध्य निरंतर उपस्थित रहने के कारण जो उसकी भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब जो ये मनोवृत्ति ब्रिटिश विरासत से हमें मिली है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, जहां पर उस समय पर हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण या अंग्रेजी व्यवस्था का विरोध करने के कारण उनको जो इस तरीके की एक अपराधी प्रवृत्ति मानकर या जो कठोर दंड देने की व्यवस्था थी उसके आधार पर जिस व्यवस्था को स्वीकार किया जाता था, मनोवृत्ति के तहत कार्य किया जाता था, तो जहां पर उनकी और विशेषताएं थी वहां वो मनोवृत्ति भी चलती रही है। तो उसमें जो है वो उस प्रकार की मनोवृत्ति से भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरी चीज थी कि प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप है, कि जहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप को हम बात करते हैं कि राजनीतिज्ञों के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है और लोक प्रशासकों के द्वारा उनको क्रियान्वित किया जाता है। परंतु भारत में जिस प्रकार की परिस्थितियां उभर कर आई हैं, स्वतंत्रता के पश्चात के अगर कुछ दशकों को अगर हम छोड़ दें तो बाद के दशकों में स्पष्ट रूप से देखा जा
सकता है कि जो पुलिस प्रशासन है उसके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप पाया जाता है। इसे न केवल आम जनता महसूस करती है, बल्कि समय समय पर पुलिस सुधार के लिए जिन आयोगों का गठन किया गया है उनके द्वारा भी इस बात को रखा गया है। इसी के साथ साथ जो बात आती है कि समाज का जो स्वरूप है, वो भारतीय समाज का जो स्वरूप है वो भिन्न प्रकार का है। एक वो समाज है जो सजातीय समाज है, एक वो समाज है जो विजातीय समाज है। तो भारत उस विजातीय समाजों की श्रेणी में है जहां पर समाज में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो अब जो ये विभिन्नताएं जहां पर भारतीय समाज को एक विशिष्टता प्रदान करती हैं, उसको एक अलग विशेषता प्रदान करती हैं, एक उसका सकारात्मक पक्ष उभारती हैं, वहीं इनके परिणाम स्वरूप देखने में आता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के आधार पर जो मन मुटाव की स्थिति होती है, जो संघर्ष की स्थिति होती है, उसको भी समय समय पर महसूस किया जा सकता है। और यह महसूस न केवल महसूस करने तक ही सीमित होता है, बल्कि कभी कभी यह इस तरीके के संघर्षों में, तनावों में परिवर्तित हो जाता है कि जहां पर ये समुदाय आमने सामने आकर व्यवस्था को में अव्यवस्थित रूप दे देते हैं, व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं, कानूनों को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस प्रकार की जो ये प्रवृत्ति है, इसको भी भारत में महसूस किया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो राज्य का उद्देश्य रहा वह था जो विकास के कार्यक्रम है उनको गति प्रदान करना, विकासात्मक नीतियां बनाना। क्योंकि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया, लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्वीकार किया गया, तो उसमें राज्य के जो बहुत सारे कार्य थे वो इस प्रकार के हैं कि जहां पर उन्हें लोगों को उस वर्ग को सहायता प्रदान करनी है जिन्हें कि उनकी आवश्यकता है, या जो कमजोर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या इसी तरीके के समाज का वह वर्ग जो किन्हीं कारणों से अभी मुख्य धारा से पीछे है विकास की दौड़ में, तो उनको मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करना, उनको विशेष उनके लिए प्रावधान करना। तो इस तरीके की नीतियों का निर्माण भारत में स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर किया जा रहा है। उसमें सरकारें किसी भी दल की रही हो, गठबंधन की सरकारें रही हो, इस बात के ऊपर निरंतर बल दिया जा रहा है कि विकासात्मक नीतियों का निर्माण करके उन्हें लागू किया जाए, जिससे कि देश में न केवल लोगों की आवश्यकताएं, अपेक्षाएं की पूर्ति हो सके, बल्कि विकास को भी एक नई गति प्रदान की जा सके। परंतु इसके साथ साथ जो दूसरा पक्ष एक हम कहें गौण रह गया था, वह था कि जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता थी, वो सरकारों के द्वारा उस दिशा में उतना कार्य नहीं किया गया, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी तो विकास की गति भी बढ़ती रहेगी। इसी का परिणाम हुआ कि जहां पर इस व्यवस्था को गौण रहने के कारण यह पीछे थी, जहां पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति समय समय पर उसको चुनौती मिलती रही है, वो बिगड़ती रही है, वहीं जो विकासात्मक नीतियां बनी थी उन अव्यवस्थाओं की स्थिति में वो भी उतने सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाई, या हम कहें जिन अपेक्षाओं को लेकर विकासात्मक नीतियों का निर्माण किया गया था वो उन अपेक्षाओं से दूर रह गई थी। तो इसी का ये जो परिणाम है उसको भारत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में जब हम कानून और व्यवस्था प्रशासन की बात करते हैं तो किस प्रकार का मैकेनिज्म हमारे यहाँ पर है जिसके तहत कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। जो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो हमें पुलिस प्रशासन दिखता है कि भाई पुलिस प्रशासन का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि वह अपराधों की रोकथाम भी करती हुई दिखलाई देती है, वो आंतरिक व्यवस्था बनाते हुए भी दिखलाई देती है, और उसी के साथ साथ वो दूसरे कार्य जहां पर सरकार के द्वारा जो नीतियों का निर्माण किया जाता है उनको लागू कराते हुए भी, और इसी तरीके से भारतीय संविधान में जो लक्ष्य रखे गए हैं उनकी प्राप्ति में भी वो अपना सहयोग प्रदान करती है।
इसके साथ साथ जो और दूसरे महत्वपूर्ण भागों के द्वारा या विभागों के द्वारा कार्य किया जाता है वो भी महत्वपूर्ण कार्य है। एक तो जो पुलिस प्रशासन है, जो हमें पुलिस प्रशासन का जो ढांचा है जो हमें स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त हुआ है, उस ढांचे में जहां पर ब्रिटिश विरासत की विशेषताएं विद्यमान है उसी के आधार पर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। क्योंकि भारत में जो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासकों के द्वारा 1861 में जो पुलिस अधिनियम लाया गया था, उस पुलिस अधिनियम के तहत जिस ढांचे को स्वीकार किया गया था, जिस मशीनरी को स्वीकार किया गया था, उस मशीनरी के तहत ही अब जो है कार्य किया जाता है। अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात भी उसमें बहुत मौलिक परिवर्तन की यदि हम बात करें या आमूलचूल परिवर्तनों की बात करें, उनको नहीं लाया गया था और वर्तमान में भी बहुत सारी वही प्रावधान उपलब्ध हैं। उन प्रावधानों के तहत ही कार्य किया जाता है जिन प्रावधानों को उस समय पर स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार से जो पुलिस का ढांचा है उसको जो परंपरागत विशेषताएं रही हैं उनके आधार पर ही पुलिस हमारी कार्य करती है। हर राज्य में पुलिस का एक अलग ढांचा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ पर पुलिस विषय है वो सूचियों के हिसाब से राज्य के अंतर्गत आता है। जहाँ पर केंद्र सूची और राज्य सूची समवर्ती सूचियों के माध्यम से संवैधानिक प्रावधानों के तहत शक्तियों का विभाजन हुआ है, वहां पर भारत में पुलिस को राज्य सूची में रखकर इसे राज्यों का क्षेत्र बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है कि भारत में राज्यों के द्वारा ही कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व उनके ऊपर सौंपा गया है। जो सरकारों की भूमिका होती है, केंद्र सरकारों की और राज्य सरकारों की, वो भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम बात करें कि पुलिस जो पुलिस का विषय है उसे राज्य सूची में रखा गया है, लेकिन राज्य सूची में रखने के साथ साथ जो केंद्र की भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस है, सूचना विभाग है, संचार व्यवस्था है, इसके साथ साथ भारतीय पुलिस सेवा है, ये जो क्षेत्र हैं ये अभी भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उन दोनों की ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जहां पर राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था के तहत उसका संगठन, उसका कार्य, उसकी भूमिका निर्धारित करती हैं, वहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो ये व्यवस्थाएं हैं, संचार की है, सूचना तकनीक की है या इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पुलिस की है, भारतीय पुलिस सेवा की है, केंद्रीय सतर्कता की, इनके माध्यम से जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार इन संगठनों को के माध्यम से जहां पर राज्यों को सहायता प्रदान करती है, वहीं उसके साथ साथ वो जो पुलिस इकाइयां हैं उनका भी समय समय पर आवश्यकता के अनुसार सृजन कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है। समवर्ती सूची के माध्यम से जो विषय अप्रत्यक्ष रूप से कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनमें भी केंद्र सरकार की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो एक विशेष व्यवस्था भारत में है, भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से जो विभाजन किया गया है वो विभाजन यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कि महत्वपूर्ण इसलिए कि जहाँ पर जो पूर्ण राज्य हैं उनमें पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में यह व्यवस्था केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अर्थात जो पुलिस की कार्य का देखने का काम है वो जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि समय समय पर जो दिल्ली सरकार है
दिल्ली की सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, जिसे एक विशेष दर्जा प्राप्त है, वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके द्वारा समय समय पर ये मांग की जाती है कि पुलिस प्रशासन भी उन्हीं के केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आनी चाहिए, जिससे कि वे उसके ऊपर उसकी भूमिका को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपना प्रदेश के अपने के जो उनका क्षेत्र है उसके अनुसार उसे बना सके। तो इस प्रकार की जो मांग है वो भारत में आती रही है। इसी के साथ जो केंद्र सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गृह मंत्रालय भारत में जब 1843 में जब पहले 4 मंत्रालयों की स्थापना की गई थी, तो उन मंत्रालयों में 4 में से एक गृह मंत्रालय था। तो एक तो इसके स्थापना से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किस प्रकार की है। यद्यपि नाम और क्षेत्र के आधार पर वो भिन्न है, लेकिन भूमिका के आधार पर वह तब भी महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम कहें कि दूसरे विभागों में सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो गृह मंत्रालय का होता है, और मंत्री पद के हिसाब से भी जो प्रधानमंत्री के बाद जो गृह मंत्री का पद होता है वो महत्वपूर्ण होता है, तो यह भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। इसी के परिणाम स्वरूप जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कि बहुत सारे प्रकार के कार्य गृह मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। लगभग एक अनुमान के अनुसार जो भारत सरकार के द्वारा लगभग 900 प्रकार के कार्य प्रकृति के कार्य जो किए जाते हैं, तो उसमें 150 से अधिक अकेले गृह मंत्रालय के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे हम गृह मंत्रालय की भूमिका को समझ सकते हैं। 1964 में गृह मंत्रालय के द्वारा ही ये स्वीकार किया गया था कि प्रशासनिक सुधार विभाग की आवश्यकता है, जिससे कि प्रशासन में सुधार लाया जा सके। अब इस सुधार की आवश्यकता से ही हम यह महसूस कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के 1.5 दशक के पश्चात ही यह महसूस किया जाने लगा था कि जो प्रशासनिक मशीनरी कार्य कर रही है उसे परिवर्तित परिस्थितियों में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदला हुआ परिदृश्य है उसके अनुसार बनाने के लिए उसमें सुधार लाया जाए। अर्थात उसके पश्चात की जो कमियां थी वो उभर कर सामने आने लगी थी। जहां पर जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के लीडर हैं नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जहां उनके द्वारा उनकी प्रशंसा की गई थी, परंतु उसके पश्चात जो समय परिवर्तित हुआ वहां पर इस बात को महसूस किया जाने लगा था कि प्रशासन में कुछ इस प्रकार के सुधार लाए जाएं, जिससे कि प्रशासनिक मशीनरी को उन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार बनाया जा सके, उसमें वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में जो गृह मंत्रालय के द्वारा कार्य किए जाते हैं, शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना। अब ये शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है पूरे देश में वो गृह मंत्रालय की होती है। यद्यपि राज्यों के द्वारा अपनी पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा उसमें व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, कानूनों का लागू किया जाता है, परंतु संघीय स्तर की यदि हम बात करें तो उस स्तर पर गृह मंत्रालय का ये दायित्व होता है कि वह उन दायित्वों को पूरा करते हुए जो पूरे देश में राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति है उसको बनाए रखता है। इसी के साथ साथ राज्यों को जहां भी आवश्यकता होती है उनको सहायता प्रदान करना, क्योंकि राज्यों के पास में जहां पर अपनी पुलिस प्रशासन होता है वहीं पर उस कभी भी यदि ऐसी स्थिति आती है, अव्यवस्था की स्थिति आती है, अतिरिक्त पुलिस की आवश्यकता होती है, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के केंद्रीय पुलिस संगठनों का, अर्धसैनिक बलों का, सैनिक बलों का संगठन किया गया है, उनके गठन के आधार पर उनको उस राज्य में उनकी मांग के अनुसार भेजा जाता है। तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्था है आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने का है, शांति बनी रहे। इसके साथ साथ जो समन्वयकारी कार्य हैं केंद्र और राज्य के मध्य और राज्यों के मध्य आपस में, अगर उनमें कहीं तनाव की स्थिति आती है, केंद्र और राज्य के मध्य में तनाव की स्थिति आती है, तो किस प्रकार से गृह मंत्रालय के द्वारा समन्वयकारी भूमिका का निर्वाह किया जाता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो जो गृह मंत्रालय है
उसमें जो भूमिका है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी कभी राज्यों के द्वारा इस बात का भी विरोध किया जाता है कि केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से कि राज्यों में व्यवस्था बिगड़ी हुई होने के आधार पर वहां पर जो उन केंद्रीय सेनाएं हैं या केंद्रीय सशस्त्र बल है उनको भेजती है और उनके माध्यम से व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करती है। यह जो स्थिति है यह उन परिस्थितियों में और उभर कर सामने आती है जब केंद्र में दूसरे दल की सरकार होती है और राज्यों में दूसरी सरकार होती है। वर्तमान में भी समय समय पर हम इस बात को देखते हैं और महसूस करते हैं कि किस प्रकार का विरोध राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। परंतु इस बात को जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है 1977 में उसके द्वारा भी यह स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि इस प्रकार का जो समन्वयकारी भूमिका है कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आंतरिक रूप से वह कानून और व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार का कार्य गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है तो यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि केंद्र के पास में जहां पर गुप्तचर विभाग होता है उसकी विभिन्न इकाइयां होती हैं, इसी के साथ साथ समन्वयकारी भूमिका होती है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं, सुरक्षा बल होते हैं, जिनकी भूमिका राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार समय पर जब आवश्यकता होती है तो उनको वहां पर उपलब्ध कराकर राज्य को सहायता प्रदान की जाती है। भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है अगर हम उसे बात करें तो उसमें जो महत्वपूर्ण है कि जो पुलिस प्रशासन है उस पुलिस प्रशासन के समक्ष जो ये चुनौती के रूप में उभर कर आता है कि किस प्रकार से कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जाए। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में एक क्षेत्र उभर कर आया है। यद्यपि यह क्षेत्र प्रमुख राज्यों के आरंभ से ही उनकी प्रमुख भूमिका में रहा है, परंतु भारत में अगर हम पिछले कुछ दशकों का विश्लेषण करें, घटनाओं का विश्लेषण करें, हम इस प्रकार के जो झगड़े तनाव दंगे हुए हैं उनका विश्लेषण करें तो उनके आधार पर यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार की भूमिका हमारे यहाँ पर, किस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ पर बन रही है। क्योंकि जो भारत की व्यवस्था है, भारत में जो पुलिस प्रशासन है वो प्रारंभ से ही रहा है। हम यदि कौटिल्य के जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से जो व्यवस्था दी गई है, वहां की मुगल कालीन की हम बात करें, अंग्रेजों के समय की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन किसी ना किसी रूप से भारत में विद्यमान रहा है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर स्थिति है वो पुलिस विभाग की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह न्याय व्यवस्था के एक प्रमुख अंग के रूप में काम करता है कि न्याय प्रणाली का ये अंग है। व्यक्ति को जब न्याय प्रदान करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उस प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के साथ जब लोक कल्याणकारी राज्य का उदय होता है या उसका विकास, उसकी अवधारणा को राज्य में स्वीकार किया जाता है तो वहां पर जो पुलिस की भूमिका है वह परंपरागत भूमिका से आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत या व्यापक रूप ले लेती है। अब उसका कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना, क्या कानूनों की अपराधों की रोकथाम करने तक ही सीमित न रहकर वह उससे आगे बढ़ जाता है और वहां पर जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं, उनको बेहतर तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा भूमिका का निर्वाह किया जाता है। हम समय समय पर देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, दूसरे क्षेत्रों में हो, पुलिस की भूमिका इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात की यदि हम इस भूमिका का विश्लेषण करें तो ये जो हमें दिखलाई देती है कि कहां पर ऐसी कमी रह जाती है कि पुलिस अपनी उस भूमिका का निर्वाह भली भांति नहीं कर पाती, क्यों कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, क्यों व्यवस्था के रूप में सामने आ जाती है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं। यद्यपि
भारत में राज्यों में एक पुलिस का विशाल ढांचा है, बड़ा ढांचा है, और उसी के आधार पर पूरे देश में कानून और व्यवस्था या जो भी पुलिस विभाग के कार्य हैं उनके माध्यम से उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता है। परंतु उसके पश्चात भी जो प्रमुख अगर हम कहें विशेषता या जो पुलिस प्रशासन के समक्ष जो चुनौतियां रहती हैं वह है कि पुलिस के कार्यों में जो हस्तक्षेप है वो अधिक है, राजनीतिक हस्तक्षेप। उसे जो पुलिस सुधार आयोग है उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि और देशों की तुलना में भारत में ये जो हस्तक्षेप है ये बहुत अधिक है। इसी के परिणाम स्वरूप जो हम देखने में आता है कि उसी हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो पुलिस की भूमिका है वह उतनी प्रभावी नहीं हो पाती, वो डिसीजन नहीं ले पाती, जनता की सहभागिता नहीं हो पाती, तो उसकी जो भूमिका है वो यहाँ पर प्रभावित होती है। इसी के परिणाम स्वरूप जो आम जनता के मध्य जो मुद्दे हैं उनको इस प्रकार से राजनीतिक नेताओं के द्वारा या क्षेत्रीय स्तर पर जो लोग होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार से अपने अपने हितों को पूरा करने के लिए जहां पर उनके एक्शन की जरूरत होती है, उनकी भूमिका की जरूरत होती है, जब वो भूमिका उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं निर्वाह किया जाता, तो ऐसे स्थिति में जो स्थिति होती है छोटे स्तर पर वो विशाल स्तर पर बिगड़ जाती है। तो ये एक प्रमुख चुनौती भारत में रही है। इसी के साथ साथ समय समय पर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे मुद्दे भी उभर कर आते हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन जो पिछले कुछ दशकों में जो इस तरीके के परिस्थितियां बनी हैं अगर उनका विश्लेषण करें तो जहां पर वो एक बड़े स्तर पर उनके कारण रहे हैं तो कहीं कहीं पर छोटे स्तरों पर ये शुरू होकर विशाल रूप में फैलते चले गए हैं, क्योंकि उस स्तर पर ही व्यवस्था की नाजुकता को ना भांपते हुए, स्थिति को ना सही प्रकार से आकलन करते हुए उसको बहुत लाइटली ले लेना, बहुत हल्के में ले लेना, जिसके परिणाम स्वरूप वह घटना एक बड़ी घटना के रूप में उभर कर सामने आ जाती है, जिसका परिणाम जहां पर लोगों के मध्य तनाव, झगड़े, अधिकारों का हनन और कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है, लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण रही है। इसी के साथ जो पुलिस प्रशासन है उनमें जो एक अगर हम कहें जनता की सहभागिता का अभाव पाया जाता है। जब हम राजनीति में सहभागिता की बात करते हैं कि जनता की सहभागिता जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में होगी, प्रक्रियाओं में होगी, तो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों को बेहतर तरीके से लागू भी किया जा सकेगा। निर्माण में उनकी भूमिका है, क्रियान्वयन में भूमिका है, तो जनता का जुड़ाव अपने आप हो जाता है। तो ये जो जुड़ाव है उस जुड़ाव का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, अर्थात जनता और पुलिस प्रशासन के मध्य का जो अंतर है उस अंतर को बना रहने के कारण जनता पुलिस के पास जाने से घबराती है, पुलिस का सहयोग करने से बचती है, जो पीड़ित हो जाता है उसकी गवाही देने से बचना चाहती है। इसी के साथ जहां पर भी अगर उससे पुलिस के द्वारा उसकी आवश्यकता होती है तो वो ऐसे परिस्थितियों में वहां से बचना चाहती है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो गैप है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से सामुदायिक विकास, सामुदायिक पुलिस की हम बात करें, मोहल्ला समितियों की बात करें या दूसरे प्रावधानों की बात करें, उनको अपनाया गया है, परंतु व्यवहार में इस स्थिति को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए, जनता और लोगों को एक साथ लाने के लिए, जनता की सहभागिता पुलिस प्रशासन में सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि उन नीतियों का भली प्रकार से क्रियान्वयन किया जा सके और वो और अधिक बेहतर परिणाम दे सके। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति जब इस छोटे स्तर पर होगी, उसमें कहीं अव्यवस्था आएगी तो जनता स्वयं आगे आकर पुलिस के साथ मिलकर उस व्यवस्था को वहीं पर संभालने का प्रयास करेगी। अगर उससे आगे वो बढ़ती है तो वहां भी पुलिस को ये विश्वास होगा कि जनता उनके साथ है, जनता के प्रतिनिधि उनके साथ है, तो वो मिलकर उस सबको एक साथ व्यवस्था को संभाल लेंगे। तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्था है भारत में, कानून और व्यवस्था का प्रशासन की जो बात है उसमें बनाए रखना
रखना, उसे भली प्रकार से कार्य करना, क्योंकि ना भारतीय परिस्थितियों में ये कह सकते हैं कि अकेले राज्य का काम है, ना केंद्र का काम है, क्योंकि राज्य को पुलिस राज्य सूची में रखकर जहां पर उसकी भूमिका को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर दी गई है, वहीं केंद्र सरकार के पास भी बहुत सारे इस तरीके के प्रावधान हैं जहां पर कि जिनके माध्यम से वह आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कर सकती है और बेहतर तरीके से कर सकती है। तो जो दोनों का तालमेल है उसके आधार पर कार्य किया जा सकता है। भारत में पुलिस जो संगठन है, व्यवस्था है, उसमें सुधार के लिए स्वतंत्रता पूर्व प्रयास किए गए थे, जो 1861 का अधिनियम था, जहां पर विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से पुलिस के संगठन को, उसका जो ढांचा है, प्रक्रिया है, पद सोपान है, उसको सुधारने पर बल दिया गया था। वहीं इसके साथ साथ जो पुलिस को जो सेना थी उससे भी इसके माध्यम से अलग कर दिया गया था कि जो पुलिस सेवा है वह पुलिस और सेना दो अलग अलग कैटेगरी में उनको विभाजित कर दिया गया था। इसी के साथ साथ जो पुलिस अधीक्षक है उसको किस प्रकार से दंडनायक के रूप में वह कार्य करेगा, उसको किस प्रकार से उसकी नियुक्ति होगी, क्या क्या भूमिकाएं होंगी, उसमें भी बल दिया गया था। उसके पश्चात जो 1902 का पुलिस सुधार आयोग बनाया गया था, उसने भी जो अनुशंसा की थी कि जो पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक का पद है उसको सृजित किया जाए, जिससे कि पुलिस अपनी भूमिका का और भली प्रकार से निर्वाह कर सके। इसी के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो पुलिस आयोगों का गठन किया गया है, पुलिस में सुधार के लिए जो आयोग गठन किए गए हैं, उन आयोगों के द्वारा भी जो समय समय पर सुझाव दिए गए हैं, समय समय पर अनुशंसा की गई है, इसको विस्तृत रूप में हम दूसरे व्याख्यान में मैं करूंगी, वो चूंकि एक बड़ा विषय होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो सरकार के द्वारा इन समितियों का, आयोगों का गठन किया गया है, उनके द्वारा जो अनुशंसाएं की गई हैं उनको स्वीकार करते हुए पुलिस की भूमिका को और प्रभावी बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कानून और व्यवस्था का जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन का एक अंग है, जो मुख्य प्रशासन का एक अंग है और जो सरकार के एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में काम करता है जो जनता के मध्य हमेशा रहता है, तो ऐसे परिस्थितियों में वो प्रशासन बेहतर तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके, उसके लिए इन सब एस्पेक्ट पर, पक्षों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि कानून और व्यवस्था प्रशासन को और बेहतर और प्रभावी बनाया जा सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।